नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक मुलाकात और मैं हूं योगेंद्र। एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं विधायक प्रोमिला कुंडारा जी। प्रोमिला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एक सैनिक परिवार से जुड़ी हैं, तो राजनीति में पदार्पण कैसे हुआ आपका? क्या विचार थे? किससे प्रभावित हुई आप? मेरे फादर आर्मी रिटायरमेंट हैं और शुरू से ही मेरे फादर का भी नेचर मेरे जैसा ही एकदम समाज सेवा करना, लोगों को अगर दुखी है तो उसके किस तरह से हम सेवा कर सकते हैं या किस तरह से उसका उद्धार कर सकते हैं, उस तरह से वो मेरे पापा करते रहते थे। तो बचपन से हम देखते थे उनको, तो उनका नेचर यूँ समझ लीजिए मेरे फादर का नेचर बिल्कुल मेरे अंदर आ गया। राजनीति में कैसे आई फिर आप? राजनीति में मेरे मामा जी हैं जो वो पटौदी से मिनिस्टर रह चुके हैं। तो हम छोटे छोटे थे तो वहाँ पर जैसे चुनाव के टाइम हम जाते थे तो वहाँ उनका देखते थे। और वो आजकल तो क्या कंप्यूटर से पर्चियाँ बनने लगी, पहले हाथ से बना करती थी जी। तो हम लोग रात रात भर जाग के उन पर्चियों पे हाथ से लिखा करते थे। विवाह का सा काम हुआ करता था। बिल्कुल, पूरा रात जागना, मम्मी पापा को बोलते, सब मामा मामी कहते तुम लोग बच्चे सो जाओ, लेकिन हमको शौक था पर्चियों पे घूमना फिरना उनके साथ। तो या समझ लिए तो उन पर्चियों ने विधानसभा तक पहुंचा दिया। विधानसभा तक पहुंचा दिया। तो आपने बीजेपी को ही क्यों चुना? देखिए, बीजेपी जो दो पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, उसमें मैंने बीजेपी को इसलिए चुना क्योंकि बीजेपी एक सिद्धांतवादी पार्टी है, एक उद्देश्य को लेकर चलती है जी। और इसमें महिलाओं का बहुत मान सम्मान होता है। तो ये समझ लीजिए बीजेपी के उद्देश्यों को और सिद्धांतों को जो मैंने जब सुना पढ़ा और मीटिंग में आना जाना, हमारे साथ महिलाओं के प्रति आदर सम्मान जो देखा, तो फिर नेचुरली है कि आप उसी पार्टी में जाएंगे जिसमें आपको सम्मान मान सम्मान जो मिलेगा। प्रोमिला जी, 33% आरक्षण का मामला वर्षों से चला आ रहा है। राजनीति में महिलाओं की डिमांड, चाहे बीजेपी की रही हो चाहे कांग्रेस की हो, जो प्रतिनिधि है वो सब हमेशा बात उठाती हुई रहती हैं, लेकिन कोई ना कोई कारण चलाता है, उसको लिंगर ऑन कर दिया जाता है। आपका क्या मानना है इसमें? देखिए, कोई भी पार्टी हो, जब तक महिलाओं को सम्मानजनक आप उनका नहीं देंगे, आरक्षण समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, क्योंकि आजकल कहते हैं कि लड़का लड़की समान, तो जैसे आदमी औरत को समान मानते हैं, जब तक महिलाओं को भी आप अपने सम्मान दर्जा नहीं देंगे तब तक वो कोई पार्टी वो मतलब आगे नहीं बढ़ सकती। तो हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने कहा है कि 33% आरक्षण मिलना चाहिए और उसके लिए प्रयासरत है। बीजेपी इसमें विश्वास करती है? बिल्कुल विश्वास रखती है। और आप ये जो आरक्षण का मामला जो महिलाओं का है, इसमें आप देखिए सरपंच, पार्षद, हाँ, इसमें सब में 50% का दिया है और महिलाओं ने तो करके भी दिखाया है। मतलब बीजेपी ने तो करके भी दिखाया है, महिलाओं को 50% दिया भी है। वसुंधरा जी के टाइम पे ही। वसुंधरा जी के टाइम पे। प्रोमिला जी, अभी आप देखते हैं कि आप बता रहे हैं कि आपके ननिहाल पक्ष से ही राजनीति में जुड़े हैं और वो वहीं से आपने भी धीरे धीरे उसको एक देखा, फिर वो शौक में तब्दील हुआ और आज हकीकत में बदल गया वो सब। तो क्या अंतर देख रही हैं? काफ़ी साल पहले जो आपने राजनीति देखी हो, आपके उसकी स्थितियां भी देखी, वर्किंग स्टाइल भी लीडर्स की देखी होंगे, आज की जो स्थिति है उसमें क्या अंतर देखती है? नहीं, उस समय तो छोटे थे ना, तो इतना इंटरेस्ट मतलब राजनीति में नहीं था, उस काम में था जी। घूमना। फिर भी देखा जाता है कि जनप्रतिनिधि की जो वर्किंग स्टाइल होती थी वो किस तरह की होती थी, आज क्या अंतर आ गया उसमें? आजकल तो हाईटेक का ज़माना है। सारी जो भी आप ये जैसे मैंने बताया, वो पर्चियाँ उस समय हाथ से भरी जाती थी और आज तो कंप्यूटराइज है। और आजकल पहले की राजनीति और आज की राजनीति में अंतर तो है ही। मान लो कि बात अगर अपन क्षेत्र की करें, कभी आप चाकसू में सुनती होंगी कि साहब पहले तो एमएलए साहब ऐसे होते, कई साल पहले की हम बात करें तो उस ज़माने में और आज के ज़माने में कितना अंतर देख रही है? ये तो एक बात हुई टेक्नोलॉजी की। अगर बात करें वर्किंग स्टाइल ऑफ लीडर,
देखिए, जैसे जाती हूँ चाकसू में तो सुनते हैं कि भाई वो एमएलए साहब थे जो पुराने, तो एक जगह जैसे पंचायत के हेडक्वार्टर पे बैठ गए, सारे के सारे इकट्ठे हो गए, और जो बड़े लोग थे समाज के, उन्होंने जो कह दिया वही हो गया। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल एमएलए घर घर में जाके वोट मांगता है, बहुत मेहनत करता है। वोट मांगने के बाद में जो पटेल होते हैं, सरपंच पटेल होते हैं, आजकल के ज़माने में जहाँ तक मैं समझती हूँ इतना असर उनका नहीं होता, क्योंकि नौजवान पीढ़ी आ रही है, सबके विचार अलग हैं। अब वो विचारों का मत देख लीजिए, क्योंकि पहले तो पंच पटेल ने जो कह दिया वही करते थे सारे गांव वाले, लेकिन आजकल के ज़माने में नौजवान पीढ़ी है, वो हर तरह से अलग अलग विचारों से है, तो वो अपने विचारों से काम करती है। ये भी माना जा सकता है कि अब एक एक वोट की अहमियत, लोग अपने वोट की अहमियत वो शो करने लगे कि मेरा वोट है, वो एक इम्पोर्टेंट है, उसकी इम्पोर्टेंस से वो करते हैं, जैसे कि बिल्कुल बहुत तो वो स्थितियां बन गई हैं अब। देखिए, दूसरी बात अगर हम करें कि असेंबली जो चलती है, 200 जनप्रतिनिधि वहाँ पे पूरे राजस्थान का नेतृत्व करते हैं, लेकिन अक्सर वो देखा जाता है कि हौला की भेंट चढ़ जाती है। वो आप पहली बार सदन में गई हैं तो कैसा फील करते हैं? जब एमएलए बने थे तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि चलो विधानसभा में बैठेंगे, अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाएंगे, उसका सॉल्यूशन भी होगा, ये सोचते थे। लेकिन ये देखा जाता है कि विधानसभा में जाते हैं और कोई हमें जवाब हमको संतुष्टप्रद नहीं मिलता, तो फिर तो नेचुरली आप हल्ला तो करेंगे ही करेंगे। आजकल एक ट्रेंड हो गया है कि भाई आप अगर आपको आंसर नहीं मिला तो आप अपनी आवाज़ कैसे उठा सकते हैं, क्योंकि 200 विधायक हैं, जिसमें पक्ष भी है विपक्ष भी है। भाई पक्ष तो नहीं बोलेगा, विपक्ष को ज़रूरत है, क्योंकि वो क्षेत्र में जाएंगे और काम करवाएंगे। तो सत्ता पक्ष तो नहीं चाहेगा कि विपक्ष के ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा काम किस तरह से हो, हम लोग किस तरह से अपना मैटर रखें विधानसभा में, अपना पक्ष रखें। तो मैं समझती हूँ या तो एक हो सकता है कि ये हल्ला जो आजकल चल रहा है वो ट्रेंड हो गया है, ये अपना काम करवाने के लिए, हम विधानसभा में काम करवाने के लिए इस तरह से करेंगे तो सरकार हमारी सुनेगी जी। हो सकता है ये भी है। आपको लगता है कि गतिरोध पैदा किया जाता है प्रतिपक्ष के सदस्यों के लिए? नहीं, जैसे कि आपने कहा कि काम सरकार देखती है कि काम कैसे स्लो हो और किस तरह से रुकावट में डालते हैं, गतिरोध वाली बात है। ऐसा लगता है कि तब होता है प्रतिपक्ष के सदस्यों के कामों में बाधा डाली जाती है, ऐसा कभी महसूस किया आपने? बिल्कुल होता है। आप चाकसू को देख लीजिए, आप चाकसू में बहुत काम है कि बाधा तो डलती, चाहे हैंडपम्प्स का मैटर हो, चाहे रोड्स का मैटर हो, आप चाहे नरेगा का मैटर लीजिए। आप फागी पंचायत हमारी है, उसमें 14 ग्राम पंचायत हमारे हैं और 16 फागी में आते हैं, दूदू में आते हैं। आप नरेगा में आप देखिए कि पक्के काम हमारी 14 पंचायतों में नहीं हुए, जबकि फागी के नाम से आता है बजट, तो फागी का वो उधर 16 जो पंचायत दूदू में जारी, उसमें काम हो रहा है, हमारे में होता ही नहीं है। तो ये क्या है? भेदभाव है। तो हम तो उठाएंगे ये मैटर। तो प्रतिपक्ष जो पक्ष वाले अगर काम नहीं करेंगे तो प्रतिपक्ष तो मैटर उठाएगा ही निश्चित रूप से। तो प्रोमिला जी के साथ में बातचीत का दौर जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल एक मुलाकात में वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात और आज हमारे साथ एक मुलाकात में हमारी अतिथि हैं विधायक प्रोमिला कुंडारा। प्रोमिला जी, एक बात थी, ये बड़ी अहम बात है कि देखिए विकास होता है, पब्लिक जो होती है वो सबकी होती है, अपोजिशन की भी होती है, गवर्नमेंट की भी होती है, लेकिन और जब ओथ ली जाती है तो यही कहा जाता है कि संविधान के साथ ईश्वर को साक्षी माना जाता है और कहा जाता है कि कोई भेदभाव नहीं होगा किसी तरह का। तो वो शपथ नहीं रहती है अगर किसी के साथ भी भेदभाव हो रहा तो आपको ये लगता है कभी कि जैसे आपने बताया कि निश्चित रूप से भेदभाव होता है कि जो हमारी पंचायतें जो सीधी जुड़ी हैं चाकसू से उनमें डेवलपमेंट कम है और फागी की जो 9 पंचायतें जुड़ी हैं उनमें सीधा है डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है, उनमें 16 पंचायतें जो हैं। तो ये बात अभी कभी आपने उठाई कि सब इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, इश्यू आपका नहीं है, अगर ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है,
200 यहाँ पर असेंबली हैं, तो हो सकता है कि एक अगर आपने कभी आपके कोलिग्स हैं और भी हैं, कभी आपने बातचीत की कि उनके भी ऐसा होता होगा? बिल्कुल, मीटिंग में जब हमारे जिला परिषद में मीटिंग होती है, कलेक्ट्रेट में मीटिंग होती है, मैं उठाती हूँ मैटर, मैं क्यों नहीं हो रहा काम। नहीं, और भी एमएलए साहिबान होंगे आपके साथ बिल्कुल में, सब कभी देखो कभी बात होती है? ये पीड़ा मेरी बीजेपी की नहीं है, कुछ सत्ता पक्ष के भी एमएलए हैं, उनका भी काम होता नहीं होता तो फिर उठाते हैं वो मैटर, क्योंकि मीटिंग जब होती है कलेक्ट्रेट में, जिला परिषद में, तो सब अपनी अपनी समस्याएं बताते हैं। प्रोमिला जी, यहाँ एक देखिए एक सवाल है, आपने जो बात बताई अभी कि बहुत सारे लोग हैं, केवल बीजेपी का इशू नहीं है, और भी एमएलएज हैं, वो सत्ता पक्ष के भी हो सकते हैं, दूसरी पार्टीज के भी हो सकते हैं, उनकी भी ये पीड़ा है और एक कॉमन पीड़ा है जो आप बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से बातचीत में आती भी होगी। तो इसके लिए कभी ये बात आई कि वजह क्या है इसकी? ब्यूरोक्रेसी है, सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है, क्या मानते हैं इसमें? मुझे तो इसके बारे में अभी मैं निर्णय नहीं कर पाई कि ये ब्यूरोक्रेसी का है या फिर कोई सत्ता पक्ष के है जी। या हो सकता है कि हमारे इधर का हारा हुआ जो कैंडिडेट है उसका प्रेशर है। जी जी। हो सकता है उसका भी प्रेशर हो कि अगर ये विधायक काम करवाएगी तो इसके वोट ज़्यादा होंगे। हो सकता है ये सोचते हों, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि जनता सबके लिए होती है। जनता एक बार अगर किसी को चुन लेती है, चाहे किसी ने वोट दिया हो या ना दिया हो, काम तो सबके होने हैं। अगर ये सोच कर अगर वो भी काम करवाएं तो हो सकता है कि वो जनता जिन्होंने उनको वोट नहीं दिए तो उनके भी साथ हो जाए। लेकिन वो ये ना सोच के काम रुकवा देना, ट्रांसफर करवा देना, उसमें विचार रखते हो, तो मैं समझती हूँ कि हो सकता है यही बात हो। लेकिन डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक होती है और सभी पार्टियों के लिए होती है। क्योंकि जनता तो वोट देती है, एक वोट देती है, लेकिन 5 साल तक उनका काम हम लोगों को ही करना है, चाहे वो हारा हो कैंडिडेट हो या जीता हुआ विधायक हो। जी जी। दोनों को करना चाहिए, मेरा मानना ये है। क्योंकि जनता का अगर विकास होगा तो ये समझ लीजिए उसका क्षेत्र का विकास होगा और हमारा भी ये लगेगा कि हमने कुछ करवाया है। अच्छा प्रोमिला जी, एक सवाल मेरा ये है, पहले भी हम लोगों ने कई बार कोशिश की इस तरह की कि जो पहली बार एमएलए जीत के आए, और ये जैसा कहते हैं, क्योंकि हमारी उम्र इतनी नहीं है, कितना अनुभव नहीं है, कि वर्षों से जो लोग देखते आ रहे हैं, 52 से जो असेंबली देखते आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा एमएलए पहली बार जो जीत के आए वो संख्या अब की बार है, करीब 108 एमएलए हैं। तो जब भी हंगामा होता है, कई बार स्थिति होती है कि शायद ही कोई दिन होता होगा जो पूरी दिन भर चले और हंगामा नहीं होता हो। और खैर लोकतंत्र है, इसमें ये जेन्युइन है, हो भी सकता है। तो कभी आप लोगों की सबकी बात होती है कि पहला चांस हम लोगों को मिला है और क्षेत्र के विकास की है, राजस्थान के विकास की बात है, वो हम खुल करके इस प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं, क्योंकि इससे बड़ा प्लेटफॉर्म राजस्थान में कोई है नहीं जहां आप अपनी बात कह सकते हो। आज आप हैं, हजारों लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो 200 लोग जो राजस्थान की विधानसभा में बैठे हैं, वो 6.5 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो विकास की धारा वहीं से फूटती है। तो कभी ये पीड़ा आपस में भी बातचीत में निकली, वो पार्टी चाहे कोई भी हो, क्योंकि आप लोगों का तो शायद क्लब भी बना हुआ है विमेंस का, जिसमें भी बैठ के बात करते हो, तो कई एमएलए ऐसी हैं, महिलाएं भी, जो पहली बार जीत के आई हैं, कांग्रेस में, बीजेपी में भी है। तो कभी ये पीड़ा आती हो कि गलत हो रहा है, ऐसा लगता है कभी? देखिए, लोकतंत्र है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपका समस्या का समाधान नहीं हुआ या हमें प्रॉपर्ली जो जवाब नहीं मिला तो हल्ला तो मचेगा जी। और विपक्ष तो चाहेगा कि हमें जो हम सवाल पूछे उसका सही उत्तर मिले। जब विधानसभा जैसे, जिसमें महात्मा गांधी जी की फ़ोटो लगी, उसमें कहा कि सच बोलना, इस तरह के एक लेख लिखा हुआ है उनका, उस विधानसभा में, पवित्र विधानसभा में ही मंत्री लोग गलत जवाब दें तो विपक्ष कैसे सहन करेगा? तो हल्ला तो होगा। बेशक हम नए आए हों, नए हैं हम विधायक, लेकिन गलत का तो हम भी साथ नहीं देंगे, तो हम भी नेचुरली हंगामे तो करेंगे। अच्छा प्रोमिला जी, बताएं कि अभी तक आपने इतने साल से देख रही हैं, 4 साल पूरे होने के सरकार के गठन के, दिसंबर में हो जाएंगे, तो जब भी हंगामा हुआ विधानसभा में, कि वाजिब तरीके से हुआ? देखिए, विपक्ष हमेशा वाजिब क्वेश्चंस या वाजिब बात पे ही हंगामा करता है, लेकिन इस बार आपने भी देखा होगा और सभी ने देखा है
कि सत्ता पक्ष ने हंगामा बेवजह किया है, क्योंकि किसी मंत्री के ऊपर कोई क्वेश्चन का दबाव नहीं आ जाए, वो आंसर नहीं दे पा रहा तो इसको कैसे बचाना चाहिए, ये तो हमें देखने को मिला है। हम नए विधायक हैं, लेकिन देखा और जो सुना, जो लगा, वो मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि जो मंत्री जवाब नहीं दे पा रहा, उसका बचाव के लिए सत्ता पक्ष हंगामा शुरू कर देता है, तो वो हमारा जो आंसर है उसी हंगामे के बीच भेंट चढ़ जाता है। अच्छा प्रमिला जी, बात बताइए कि क्योंकि पहली बार आप जीत के आई हैं, तो सीनियर जो आपके लीडर्स हैं उनका कितना सहयोग रहता है आप लोगों को? बहुत सहयोग रहता है हमारा। हम जब भी हमको कोई समस्या होती है, हम कुछ पूछना चाहते हैं अपने सवाल के उसमें मैटर में, तो वो हमारा पूरा सहयोग करते हैं। उनके अनुभव का भी लाभ लेते हैं आप लोग? बिल्कुल, बहुत सहयोग करते हैं। तो ऐसा कभी लगता है कि एक वर्कशॉप टाइप होनी चाहिए कि क्वेश्चंस हैं, रूल्स भी हैं असेंबली के कि कौन से क्वेश्चंस कब पूछे जाते हैं, किस चीज़ का आप कहाँ यूज कर सकते हैं, तो इनकी अभी भी ज़रूरत महसूस करते हैं कि इस तरह की कॉन्फ्रेंसेज वगैरह होनी चाहिए? जी, शुरू में जरूर कहा था कि जो नए एमएलए जीते हुए हैं उनका एक वर्कशॉप होगा जिसमें बताया जाएगा कि भाई 295 भी क्वेश्चन है या 131 है, वो किस लिए पूछा जाता है, पर्ची किस लिए डलती है, इस तरह के सारे हमारे वर्कशॉप में बताते। लेकिन 4 साल होने को आ रहे, अभी तक तो कोई वर्कशॉप नहीं हुई। हम तो सीनियर्स से पूछ के उनकी सहयोग लेके हम तो पार्टी स्तर पे आप लोगों को अपनी ओर से सीनियर लीडर्स ने कोशिश की कि भाई ये इस तरह से आप पूछ सकते हैं, ये बिल्कुल। हमारे जब विधानसभा आते हैं तो सुबह सुबह जैसे किसी को समस्या होती है तो सुबह जल्दी आकर जो हमारे सीनियर्स हैं वो पहले आ जाते हैं, तो उनसे चर्चा कर लेते हैं कि भाई किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना, ये बताते हैं। अच्छी बात है। बिल्कुल मैडम, ये एक सवाल उठता है कि जीवन में आदमी कुछ भी सोचता है कि मुझे ये बनना, एक लक्ष्य लेकर के चलता है, चाहे वो स्टडी करता हो, चाहे अपना काम करता हो। प्रोमिला जी, आपने क्या सोचा था कि क्या बनना चाहती थी? देखिए, मैंने सोचा तो कुछ नहीं था, ये तो जिंदगी का सफर है जो इस रुख की तरफ लिया है, लेकिन मेरे मन में था कि मैं समाज सेवा करूं, क्योंकि मैं अपने पापा को देखती थी। काफ़ी लोग बाग आते थे उनसे कि मेरे ये हो गया, मेरे ज़मीन किसी ने ले ली, जो गरीब होते हैं, तो उनको देखती थी, मीटिंग हुआ करती थी तो देखा करती थी। मेरे पापा जी बहुत हेल्पिंग नेचर हैं, तो वो असर मुझ में आ गया। और तो मैं जैसे ही अब नेचुरल है, फादर के गुण हैं मुझ में, तो मैं भी सभी की हेल्प करूँगी। तो जैसे हमारे वार्ड के अंदर या हमारे बरकत नगर के अंदर किसी को राशन कार्ड बनवाना हो, किसी का कोई काम हो, किसी का छोटे से लेके बड़े से काम, डिस्पेंसरी का काम हो, डॉक्टर्स का काम हो, इस तरह का मैं करती थी। तो वो समाज सेवा वाली भावना मुझ में आ गई, और समाज सेवा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तो वो प्लेटफॉर्म मैंने बीजेपी को मानकर इससे शुरुआत की। हाँ, राजनीति भी, और निश्चित रूप से राजनीति में अच्छे लोग भी आने चाहिए। बिल्कुल। प्रोमिला जी, एक कई बार ये सवाल उठता है चुनाव सुधार का, दूसरा मीडिया में कई बार बहस का विषय होता है कि राजनीति में भी जब सब जगह उम्र एक लिमिटेशन तय है, तो राजनीति में भी होनी चाहिए, तो ऐसा आप भी मानते हैं? अपना आपका व्यक्तिगत विचार है, क्या होना चाहिए इसमें? देखिए, समाज सेवा के लिए कोई उम्र नहीं होती। पॉलिटिक्स में अगर अच्छे लोग समाज सेवा के उद्देश्य लेके आते हैं तो उसकी मैं नहीं समझती कि उसकी समाज उम्र हो या समय सीमा हो। इसमें तो कोई सी भी उम्र का कभी भी समाज सेवा कर सकता है, और हम तो समाज सेवा कर रहे हैं, एक तरह से समाज सेवा ही है। तो उम्र की कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। जब तक आदमी जिंदा रहे सेवा कर सकता है। सेवा कर सकता है, अच्छी बात है। लेकिन चलिए, अपनी अपनी बात है। कई लोग कहते हैं कि हर जगह जब एक लिमिटेशन है तो राजनीति में, कई बार आप भी सुनते होंगे कि चर्चा आती है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला समाज सेवा। मैं प्योर पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रही। अगर आपके मन में समाज सेवा की भावना है और पॉलिटिक्स में है, तो मैं नहीं समझती कि उसके लिए उम्र कोई बाधा हो या फिर समय सीमा होनी चाहिए। अगर आप पॉलिटिक्स को गलत पॉलिटिक्स ढंग से कर रहे हैं तो उसके लिए उम्र सीमा बांध दीजिए, उसमें उम्र आ सकती है। लेकिन समाज सेवा में कोई उम्र नहीं होनी चाहिए, और मैं समाज सेवा कर रही हूँ।
अच्छा, ये तो एक आपका शौक आपने बताया कि समाज सेवा पिताजी से गुण मिले और वही मैं आगे फॉलो कर रहा हूँ। बिल्कुल। आपको और क्या अच्छा लगता है? देखिए, मैं बचपन से ही स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है मेरा। हर कंपटीशन में मान लीजिए, मैं फर्स्ट में ड्राइंग में फर्स्ट आई थी। सेंट्रल स्कूल में पढ़ती थी, तब ड्राइंग कंपटीशन हुआ था तो मैं फर्स्ट आई। उसके बाद गेम्स में, उसके बाद आपके कल्चरल एक्टिविटीज़ में, योगा में। सेंट्रल स्कूल में 6th क्लास से योगा शुरू हो जाता है, तो योगा में हमेशा नंबर 1 पे रही हूँ मैं। और कॉलेज में आई तो एनसीसी में मैंने क्या ऑल इंडिया ट्रैकिंग कैंप किया हुआ है। कुल मिला के मुझे स्पोर्ट्स और ये बहुत शौक़ है। और माउंटेनिंग भी किया हुआ मैंने, और प्लेस भी किए हुए हैं मैंने। तो मतलब कुल मिला के ये है कि मुझे शौक़ स्पोर्ट्स का ज़्यादा रहा है। काफ़ी मैंने खेला है, डिस्कस थ्रो, बैडमिंटन, ये सब। अच्छा, देखिए महिला की काफ़ी जिम्मेदारी भी होती है, पारिवारिक जिम्मेदारियां भी होती है। अभी भी ये माना जाता है कि परिवार के प्रति गंभीर महिलाएं ज़्यादा होती हैं, तो वो कैसे मैनेज करती हैं? राजनीति में अपना एक समय देना होता है। मैनेज करती हूँ, परिवार को भी पूरा समय देती हूँ। ये बात अलग है कि भाई जैसे सुबह अगर मैं जल्दी निकल गई तो शाम को आती, तो वही बच्चों के साथ, मेरा बेटा जो है उसके साथ बैठना, और जब समय मिलता है अपने हाथों से ही खाना बनाती हूँ। तो प्रोमिला जी, आपके साथ में कई महत्वपूर्ण चर्चाएं रहीं। आप असेंबली में पहली बार आई हैं, आपने अपने अनुभव भी शेयर किए, और एक मुलाकात में समय सीमा का ध्यान रखते हुए हम देंगे यहीं पे विराम। प्रोमिला जी, आप हमारे स्टूडियो आए उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। अब दीजिए मुझे भी इजाज़त। नमस्कार।